हाँ डेफिनेशन आती है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में, एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हॉर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, कंसिडर अ मैग्नेटिक नीडल एस एन पाइवटेड ओवर अ स्टैंड। पाइवटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर उसको फिक्स कर देना। तो पाइवटेड ओवर अ स्टैंड, होल्ड अ वायर ए बी पैरेलल टू द नीडल एस एन एंड कनेक्ट इट टू अ सेल एंड प्लग की एज शोर। तो यहाँ पर ये दिया है कि एक हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल इस तरह से है, और इसके ऊपर ऐसे एक मैग्नेटिक नीडल लगा रखी है। एक मैग्नेटिक नीडल लगा रखी है और हमने क्या करा कि इधर लगा दिया स्विच किए, और ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से एक करंट निकला, ये ए है और ये बी है, तो वायर ए बी है, तो इसमें करंट ऐसे ए से बी की तरफ जा रहा है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो नीडल है, ये नीडल एक तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये आप देखेंगे डायग्राम में इसको कुछ ऐसे दिखा रखा है कि ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन इसकी ऐसे थी एस और एन, मतलब ये सीधा था, और सीधा मतलब इस तरीके से था ऐसे, ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, तो वो जो टिल्टेड पोजीशन है उसको एस डैश और एन डैश बोलते हैं, एस डैश और एन डैश। इसी तरीके से जब दूसरा केस देखेंगे, दूसरे केस में हमने क्या करा, हमने बैटरी के टर्मिनल्स को पलट दिया। तो ये काम किसने करा था, ये ऑर्स्टेड ने करके देखा था। बैटरी के टर्मिनल्स को पलट दिया, ऐसे कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इधर स्विच लगाया कि नेगेटिव पॉजिटिव, ए और बी। अब फिर वही चीज़ है कि ओरिजिनली इसकी जो नीडल थी, नीडल की पोजीशन ऐसे थी, ये मैग्नेटिक नीडल होती है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव से निकलता है हमेशा करंट और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो करंट की डायरेक्शन इस बार ये होगी। तो जब करंट की डायरेक्शन ये होगी तो बेटा इसका जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन भी दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ऐसे। इसका जो डिफ्लेक्शन है वो दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। ओरिजिनली ये ऐसा था, हाँ ओरिजिनली ये ऐसा था और ऐसा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ये सिर्फ ये समझाने के लिए था। आप देख रहे हैं कि जो नोट्स में पेज नंबर 1 पर ही जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है, उसमें आप देखिएगा कि एक तरफ तो नीडल जो है वो इस तरफ ऐसे टिल्ट हो रही है और एक तरफ नीडल ऐसे टिल्ट हो रही है, ठीक है। तो फिर जो है आप ये देखिए, इससे ये समझ में आता है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो मैग्नेटिज्म भी जो है, मैग्नेटिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। एक बार वो ऐसे मुड़ रहा था, एक बार वो ऐसे मुड़ने लगा, ठीक है। तो यही चीज़ आगे लिखा हुआ है, देखिए इट इज़ ऑब्जर्व दैट। तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये सिर्फ अब हम मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगले जो 3 चैप्टर्स हैं वो मैग्नेटिज्म वाले ही, बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे चैप्टर्स जो हम पहले कर चुके हैं ना। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये तीनों चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे। अब थोड़े छोटे छोटे चैप्टर आएंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ये हम शुरुआत मैग्नेटिज्म की कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है।
तो व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, अब ये वेस्ट का मतलब ये आप ये देखिएगा कि शुरुआत में जब इसकी पोजीशन ऐसे थी, जब नीडल ऐसे रखी हुई थी, जब यहाँ पर कोई सर्किट नहीं था, तो मैंने ये कहा कि भाई साउथ डायरेक्शन ये थी और नॉर्थ डायरेक्शन ये थी। ठीक है, तो वो नॉर्मली नॉर्थ की तरफ उसका एक पॉइंट जिसको डार्क कर दिया जाता है ना नीडल में, मैग्नेटिक नीडल में जो डार्क वाला हिस्सा होता है दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। तो ओरिजिनली नॉर्थ की डायरेक्शन ये थी, साउथ की डायरेक्शन ये थी। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से कनेक्टेड है बैटरी का, तो ये इस तरह से टिल्ट करता है, यानी कि एक तरफ आप मान लीजिए कि जैसे ये वाला डायरेक्शन वेस्ट हो। ठीक है, अच्छा तो आप देख भी लीजिए, हम इसी तरह से लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे पलट लो आप, नॉर्थ और साउथ को ऐसे कर दो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। बेटा इस तरफ क्या लेता हूँ मैं, ईस्ट, और इस तरफ क्या लेता हूँ, वेस्ट लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है इसको मैंने अगर ऐसे घुमा दिया, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो मैप वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, तो वेस्ट कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ये वेस्ट की तरफ मूव करता है ऐसे। When the direction of the current is reversed so that it flows from the north to the south, the north pole of the magnetic needle gets deflected towards east. ठीक है, तो ये वाला हमारा डायरेक्शन तो फिक्स रहेगी ना, अर्थ में जो साउथ है और नॉर्थ है उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होने वाली। तो आप ये देखिएगा कि अब क्या होगा, अब जो हमारा ये नॉर्थ है इसको डार्क कर देते हैं, पॉइंटर को डार्क कर देते हैं, तो ये कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ का मतलब क्या है, ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो कुल मिलाकर ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर मैं किसी भी सर्किट के आसपास कोई मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ तो क्या होता है कि उसका डायरेक्शन अगर मैंने चेंज करा तो मैग्नेटिज्म का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिलो द नीडल द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज अगेन रिवर्स्ड। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है नीडल का वो बार बार चेंज होता है ऐसे ही, अगर मैं उसको नीचे रखूँगा या ऊपर रखूँगा तो। When the current in the wire is stopped flowing, the magnetic needle comes back into its initial position. जब करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा तो जो नीडल है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। It follows from the above experiment that a current carrying conductor produces a magnetic field around it. बस ये जो लास्ट की लाइन है, बस ये लाइन आपको याद रखनी है और स्टड के एक्सपेरिमेंट से ये करना, तो इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। पहला टॉपिक अब इस चैप्टर का जो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वो है बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ बायट सावर्ट लॉ में क्या है, कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल। करंट एलिमेंट का मतलब क्या है कि एक वायर है और अगर किसी वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है और मैंने उस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लिया, छोटी सी लेंथ कंसिडर कर ली, तो उसी को ना हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, करंट का छोटा सा पोर्शन नहीं, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसका छोटा सा टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। तो कंसिडर करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑफ अ कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, let P be the point where the magnetic field dB vector due to the current element dl is to be calculated. Let the position vector of the point P relative to element dl vector be r vector. Let theta be the angle between dl vector and r vector. मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। हमने ये कहा कि कोई भी एक वायर है, वायर किसी भी तरीके से है, हमने ये कहा कि ये जो डॉटेड लाइन बना रखी है डायग्राम में आप देखिएगा, अब मैं नोट्स के पेज नंबर 2 पर जो डायग्राम है उस पर बायट सावर्ट लॉ, तो ये जो मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई है, दिस इज अ वर्टिकल एक्सेस, जिसको हम जनरली वाई एक्सेस बोल देते हैं, तो ये वर्टिकल एक्सेस होगी। तो एक करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से है,
ऐसे, मतलब वायर कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी है, लेकिन उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब जो करंट है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे आई, ये है करंट की डायरेक्शन। और जो वायर है, इस वायर को मैंने एक्स वाई बोल दिया। भाई वायर की कोई पर्टिकुलर लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर का है या 50 सेंटीमीटर का है, तो मैंने उसको बोल दिया एक्स वाई, ये पूरी वायर की लेंथ है। अब हमने ये कहा कि हमने इसमें छोटा सा एक टुकड़ा कंसिडर कर लिया, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, ठीक है। इस छोटे से टुकड़े की लेंथ कितनी है, डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर, वेक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई करंट का डायरेक्शन होता है, इस वजह से वेक्टर। उसके बाद हमने बोला कि अब यहाँ पर अपने कोई पॉइंट ले लिया, इधर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ और इधर लिख दिया P, मतलब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P, और मैं उस पॉइंट P पर ये देखना चाहता हूँ कि जब हमने पहला जो एक्सपेरिमेंट था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, उसने हमको क्या बताया, उसने हमको सिर्फ ये समझाया कि हमको मैग्नेट बार बार कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सर्किट है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो वो भी अपने आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। भाई करंट ही तो फ्लो कर रहा था वायर में, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो हम यही चीज़ यहाँ पर कहेंगे कि भाई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है एक करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो हमने देख लिया। कितना होता है वो यहाँ देखेंगे, कितना होता है वो यहाँ पर देखेंगे। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर एक वायर है, इससे थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट P ले लिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिज्म कितना होगा। कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है, ये हमें पता है। उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास प्रोड्यूस होता है। कितना होता है वो हमको देखना। तो बायट-सावर्ट लॉ ने ये कहा कि भाई आप क्या करें, उस मैग्नेटिज्म, उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, लेंथ का डीएल ले लिया। फिर आप ये कहें कि भाई यहाँ पर पॉइंट P है, अब आप इस पॉइंट P पर उसको कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। मैंने यहाँ पर क्रॉस क्यों लगाया है बताऊँगा अभी। उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ से और पॉइंट P तक आप जो लेंथ है उसको आप अगर कनेक्ट कर दें तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर। भाई जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो उसको कनेक्ट करूँगा तो वो डिस्टेंस बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आपका छोटा सा एलिमेंट है, वायर आपका कैसा भी हो, अच्छा मान लीजिए वायर में ऐसा है, ऐसा ये इस तरह से जा रहा है। अगर मान लीजिए मैंने इसमें छोटा सा टुकड़ा ले लिया तो ये इतनी सी लेंथ में क्या मैं बता सकता हूँ कि कहीं कोई कर्व बन रहा है क्या? छोटी सी लेंथ में तो कर्व नहीं बनेगा ना, छोटी सी लेंथ तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही होगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, वेक्टर इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। वेक्टर कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, वेक्टर की डायरेक्शन होती है तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है और ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा उसको मैंने बोल दिया थीटा, ठीक है। समझ में आ गए टर्म्स। हम करंट ले रहे हैं इसमें आई, हमने जो वायर है उसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया डीएल। अच्छा, जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ उस पॉइंट को मैंने P बोला। यहाँ पर मैंने क्रॉस क्यों लगा रखा है, 2 मिनट रुक जाइए बताता हूँ भी। तो इससे डीएल से और इस पॉइंट तक को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, तो बायट-सावर्ट लॉ जो है, बायट-सावर्ट लॉ 4 पॉइंट्स हमको समझाता है। जैसे याद करिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे ना, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले कौन आए थे भाई साहब सामने, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब ने सबसे पहले क्या बोला था कि दो जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये था, वैसा ही कुछ इन्होंने बोला बायट-सावर्ट ने, क्या कि अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू द कंडक्टर। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं डीबी बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को ना बी बोला जाता है, बी। मैं डीबी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप वेक्टर को क्या, तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को डीबी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी हम ये कहेंगे छोटा सा रहेगा डीबी। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है।
थोड़ा सा 10th का रिकॉल करो तो उसमें भी यही था। सोलेनॉइड में जब ये कहते थे कि आप करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, याद करिए था ये, ठीक है। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पहली चीज़ उसने ये ऑब्जर्व करी। दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ डीएल ऑफ द करंट एलिमेंट, तो जितना वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डीएल क्योंकि मैं छोटी सी लेंथ ले रहा हूँ, दैट स्मॉल लेंथ इज डीएल, ओके। उसके बाद थर्ड है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो जो डीबी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगेन थीटा याद रखना कि जो करंट एलिमेंट होता है उस करंट एलिमेंट में और डिस्टेंस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज थीटा, उसका साइन, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। 1 2 3 4 चारों टर्म्स को आप अगर कंबाइन करें, पहली दूसरी तीसरी तीनों टर्म्स क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाली टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर चारों को कंबाइन कर लिया तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में आप में से कभी किसी ने कुछ सोचा या पूछा कि भाई वो दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? नहीं ना, ऑब्जर्वेटरी था वो ऑब्जर्वेटरी था, ऑब्जर्वेशन करा कूलम ने तो बताया। वहाँ पर क्या आपके दिमाग में आया कि वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों था? नहीं आया, वो भी ऑब्जर्वेटरी था। तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन। तो आप ये कहें कि इसका प्रूफ क्या, इसका प्रूफ नहीं होगा कुछ भी, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये याद रखना। इसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जरूर आएगा, उसको के बोल दो। तो डी बी इज इक्वल टू ए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब याद करिएगा जैसे हमने वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लिया था, 1/4 यहाँ पर क्या लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 ठीक है। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी एंड द करंट एलिमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चोजन फॉर फ्री स्पेस एंड इन ऐसा यूनिट्स के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4। ये जो के है ये फ्री स्पेस के लिए होता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4, ठीक। एप्सिलॉन नॉट याद करिए, वहाँ एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, कितने को आप परमिट दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि कितना मैग्नेटिज्म को आप परमिट दे रहे हैं, कि कितना मैग्नेटिज्म मतलब परमिट हो सकता है इस रीजन में से, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि ये जो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है इसका बायोट-सावर्ट लॉ का, वो ये बन जाता है डी बी इज इक्वल टू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये हम हैं पेज नंबर 3 पर, ठीक है। अच्छा, और जो ये हमारा होता है ना म्यू नॉट अपॉन 4 इसको, इसकी एक वैल्यू होती है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻7 TMA की पावर -1, T फॉर टेस्ला। टेस्ला क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है। सर 4 से मल्टीप्लाइड है एक्चुअली ये मैंने म्यू नॉट की वैल्यू लिखी, सीधा 10⁻⁻7 लिखी, म्यू नॉट अपॉन 4 होता है 10⁻⁻7। तो अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻7 आ गया। अच्छा जी, अब आगे सुने कि जैसे ये डी बी इज इक्वल टू, मैंने इतना लिख दिया, अब हम यहाँ पर एक काम भी तो कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख दें म्यू नॉट आई अपॉन 4, ठीक है, और ऊपर लिखें डी एल इंटू आर साइन थीटा, और नीचे लिख दिया आर क्यू। तो मिलाकर मैंने क्या करा, मैंने आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दिया, आई को अलग निकाल दिया। इससे क्या होगा,
ये जो आर क्यूब है, मतलब ये मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो डी वी वेक्टर इज इक्वल टू नॉट आई अपॉन 4 पाई, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर निकालते हैं तो ए बी साइन थीटा हो जाता है। तो ये क्या आएगा, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप देख रहे होंगे। अभी तक जो आपने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर के जो आपके स्कूल में टेस्ट हुए हैं, जो मैंने टेस्ट लिया, उसमें आपने देखा होगा वेक्टर्स का कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो जब भी कभी कोई चीज़ आपसे कोई एक्सप्रेशन पूछा जाता है तो उसमें लास्ट में बस ये वेक्टोरिकली और लिख देना कि हाँ भाई वेक्टोरिकली इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जाता है। सिर्फ इतना इस्तेमाल है। वेक्टर्स को जितना हमें परेशान करना था वो 11th में कर चुके फिजिक्स में, यहाँ उतना नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ 12th में मतलब जो है वो मैथ्स वाले बच्चों को करेंगे, वो 3D ज्योमेट्री एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको करना है। ठीक है, तो इतना हो गया। दिस इज कॉल्ड बायट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म। The direction of dv vector is the direction of the vector dl vector cross r vector. It is given by right hand screw rule. Thus the direction of dv vector is perpendicular to and into the plane of the paper. अब समझिएगा, ये जो क्रॉस है ये क्रॉस क्यों बना रखा है यहाँ पर? ये क्रॉस इस वजह से बनाया है कि ये dl है और ये r है, dl और r। तो इसमें आप ये देखिएगा जो लास्ट में लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ डी वी वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर ये डी एल वेक्टर ऐसे है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकलेगा कि डी एल वेक्टर से आपने आर वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली और आर वेक्टर से डी एल वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये एक तरह से हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये जो पैरेललोग्राम होता है ये मेरे को किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया दे देता है, मैग्नीट्यूड दे देता है उसका। उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इधर आउटसाइड और इनसाइड। यहाँ पर क्या होगा, ये डी एल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि जो डी एल वेक्टर है और आर वेक्टर है, तो डी एल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस करा जा रहा है। तो क्रॉस करने का मतलब किसका किसके साथ? डी एल का आर के साथ, डी एल का आर के साथ। तो इसको ऐसे घुमाना शुरू करो, ऐसे समझ लो कि आपके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है और आपने डी एल को आर के अंदर ऐसे आर की तरफ आपने ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब आप घुमाते जाओगे तो भाई पेज कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, एंटी कम्यूटेटिव होता है। तो अगर उल्टा होता, अगर ये आर वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर होता तो आप आर वेक्टर को डी एल वेक्टर की तरफ घुमाते हैं, तो सीधे हाथ से ही अब आप ऐसे घुमाओगे उसको, आर को डी एल की तरफ। तो आप ऐसे घुमाओगे। भाई जिस बच्चे ने भी कभी ज़िंदगी में पेचकस यूज़ करा है वो समझ जाएगा कि अगर आप उसको पेचकस को ऐसे करोगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करोगे, तो पेज बाहर की तरफ निकलेगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो पेज अंदर की तरफ निकलेगा। तो दिस क्रॉस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन इनसाइड द पेपर। क्रॉस का मतलब है इनसाइड द पेपर, और एक ये होता है कि छोटा सा सर्कल बनाकर डॉट लगा दिया, दिस डॉट रिप्रेजेंट आउटसाइड द पेपर। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द पेपर। याद रहेगा? ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस बताने के लिए कि इस पॉइंट की पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, बिकॉज डी एल वेक्टर इज गेटिंग स्क्रूड इनटू द पेज लाइक दिस, डी एल वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर। तो डी एल को आर की तरफ ऐसे घुमाया जा रहा है, समझ गए? ठीक है, अवंतिका क्लियर है? अवंतिका आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है इतना? चलिए पेज नंबर 4 पर आ जाइए। अब देखिएगा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस जो हैं उनमें जब भी कभी एंगल आएगा और ख़ास तौर पर साइन थीटा या कॉस थीटा आएगा, तो स्पेशल केसेस में आप देखेंगे ये होगा, एक बार एंगल को 0 डिग्री ले लिया, एक बार 90 डिग्री। तो भाई पहला देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। जब साइन थीटा 0 हो जाएगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट। मतलब
ये जो वायर है ना, इस वायर पर ही आपने करंट एलिमेंट लिया, इस वायर पर ही अगर मैं इस पॉइंट पी को ले लूँ तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो अगर कोई बोले कि इस वायर पर ही बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैं होता भाई करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, उससे थोड़ा सा इर्द गिर्द हो जाओ, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। करंट कैरिंग वायर में तो करंट ही मिलेगा बस, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला देखिए 90 डिग्री। 90 डिग्री का है क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये है कि भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बिल्कुल ठीक, यहाँ पर इसकी आपने बिल्कुल स्ट्रेट इसकी सीध में रख दिया उसको, 90 डिग्री बन गया, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि उस केस में हमारा साइन थीटा मैक्सिमम होता है। भाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन थीटा यानी कि साइन 90 मतलब 1, तो म्यू नॉट आई dl अपॉन 4πr², तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ये आजकल सुना भी होगा ना, कंपनी है ना एक बड़ी, शायद नंबर 1 हो रखी है आजकल ये टेस्ला। हाँ क्या पता है? नहीं पता क्या बोला था ये? बोला ट्विटर खरीद लिया। कह रहा कुछ नहीं। इससे क्या पता चल रहा है कि पेरेंट्स की शिकायत गलत नहीं है, हर टाइम मोबाइल हाथ में, मतलब ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या होता है इंस्टा। देखो ये भी पता है, तो ये कहाँ से पता है? ये मोबाइल के थ्रू पता है कि डील कैंसिल कर दी। चलिए जी, अब देखिएगा अगला जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट एंड सी। तो म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आता है मैग्नेटिज्म में। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और सी जो है, सी होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो अब आप देखो कि हमें ये मालूम है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 × 10⁹ और म्यू नॉट अपॉन 4 क्या होता है, 10⁻⁻⁷ इतना होता है। तो अब आप क्या करो कि आप लिखो कि मैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को हमने मल्टीप्लाई करा और फिर कुछ ऐसे करेंगे कि म्यू नॉट को कर दो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। सही है भैया, आप देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो अल्टीमेटली रहेगा क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ही तो रहेगा। ऐसा करा क्यों? क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 क्या है, 10⁻⁻⁷, यहाँ लिख दो 10⁻⁻⁷। और 4 एप्सिलॉन नॉट क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। इसके बाद देखिएगा ये जैसे 10⁻⁻⁷ है, इसको नीचे ले जाएंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁹। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁹ कितना हो गया, 16 हो गया। इसको लिखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/3 × 10⁸ होल स्क्वायर। बताइए 3 × 10⁸ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या हो गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। तो इसका मतलब क्या है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का सिंगल रिलेशन क्या हो गया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, c² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो c इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो गया 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन। अच्छा जी, इसके बाद अब आप देखिएगा पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है। ये न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है यहाँ पर, एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर।
इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। आई कैप समझते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो होता है यूनिट वेक्टर उसको आई कैप बोल देते हैं। An element delta L vector is placed at the origin and carries a charge, carries a large current I is equal to 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? ठीक है, चलिए ये देखते हैं। सर इसमें आर की यूनिट मीटर ही होती है ना? दोबारा बोलो किसकी? आर की यूनिट मीटर ही होती है। मीटर होती है। हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर, डेल्टा एल वेक्टर किसके बराबर है? डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो इसको ना ओरिजिन पर रखा गया है एक एलिमेंट को, और इसका जो डायरेक्शन है वो ये है डेल्टा एक्स आई कैप, ये इसका डायरेक्शन है। तो इसको बोल देता हूँ डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप। तो ये हो गया। उसके बाद कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो आई कैप है ये इसका डायरेक्शन बता रहा है मेरे को, डेल्टा एल वेक्टर का मतलब लेंथ जो है वो इस तरफ जा रही है। तो जो इस तरफ लेंथ जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन ये है I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। उसके बाद व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0.5 मीटर है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा ये बता दोगे? आर। क्योंकि किस पॉइंट पर निकालने के लिए वो बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं आपको वाई एक्सिस पर निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई ओरिजिन पर आपका एलिमेंट रखा हुआ है और एंगल कितना थीटा, वही एंगल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो सारी चीज़ें इन्होंने ले ली। अब देखिएगा वो पूछ रहे हैं कि हाँ ओरिजिन पे क्या रखा है? ओरिजिन पर एक छोटा सा लेंथ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये डीएल पड़ा हुआ है, डीएल जिसको इन्होंने डेल्टा एल वेक्टर बोल दिया, ये पड़ा हुआ है ओरिजिन। अब जरा देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड पूछे, 1 मिनट वेट करिए बस। और वेट क्या करना, निकाल लो, लगाओ जरा। बीबी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। हमारे यहाँ पे ये रखा और अभी आई कैप वगैरह की टेंशन मत लेना, ठीक है। पहले तो मैं वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी। हाँ जी, अब जरा देखिएगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बी बी इज इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन तो मैं अभी बता दूंगा, बल्कि आप खुद ही बताएंगे। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू डालें सबसे पहले, क्या हो जाएगी 10 की पावर -7। अब आई की वैल्यू डालें, कितना है 10 एम्पियर। डी एल ये छोटा सा जो लेंथ है डी एल, अब आप ये देखो ये जो बेटा डेल्टा एल दे रखा है ना,
ये जो डेल्टा एल है, इस डेल्टा एल का मतलब है, डेल्टा एल बोलो या डी एल बोलो एक ही बात, तो ये डेल्टा एक्स है बस। ये आई क्या है, इट रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन, ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी बाद में, अभी ज़रूरत नहीं है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू उन्होंने बोला है 1 सेंटीमीटर। और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को जरा मीटर में बताओ भाई, 0.01 मीटर, ठीक है इतना, ठीक। तो ये हो जाएगा डीएल की जगह 0.01, अच्छा साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री, और अपॉन आर स्क्वायर, आर बताइए कितना है, 0.5 मीटर, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक। चलिए 10 की पावर -7 इंटू 10, और 0.01 मतलब 1/100, साइन 90 मतलब 1, 0.5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 25 तो 100, 100 से 100 कर दिया, 1 बढ़िया। उसके बाद क्या करें, इसके बाद 10 की पावर -7 है ना, एक 10 तो नीचे ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई कर दो, और एक 10 को ऊपर, मेरे पास क्या बचा, 10 × 1 × 1, केवल 10 ही तो बचा, तो एक 10 को ऊपर लिख दो ज़बरदस्ती। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 25 4 × 100 होता है, 10 10 × 100, 25 4 × 100, और ये 10 की पावर 1 है, ऊपर आकर क्या बन जाएगा, 10 की पावर -1, तो क्या बन गया 4 × 10 की पावर -8 फैसला, ठीक है, इतना सही है। अच्छा, इतना हो जाने के बाद में मैं ये देखता हूँ कि जो राइट वर्ड है कोई भी चीज़, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर टॉप की तरफ कोई चीज़ जा रही है तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब तीसरा जो एक्सिस बचती है वो बचती है जेड एक्सिस, तो अगर आगे की तरफ वो आएगी तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, और अगर पीछे की तरफ जाएगी तो नेगेटिव जेड एक्सिस, समझ गए। सर ये ना क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है, बस के कैप लिखना भूल गया। कोई बात नहीं। अब सुनिएगा जरा, अब हम वही स्क्रू रूल पर आते हैं, तो वही फॉर्मूला क्या कहता है, आई डी एल साइन थीटा, और इसमें अगर हम वेक्टोरिकली देखें तो उसमें क्या दिखाई देता है, डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मतलब डी एल को आर की तरफ घुमाना शुरू कर दो, डी एल को आर की तरफ घुमाना शुरू कर दो, तो डी एल यहाँ है और आर यहाँ है, तो डी एल को आर की तरफ घुमाना शुरू कर दो। कैसे घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, पेज कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या होगा, जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, समझ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर बोलेंगे 4 × 10 की पावर -8 टेस्ला, और आंसर देख लो, इन द प्लस जेड डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, समझ गए। ये मत कहना कि मैंने धोखा दे दिया, अभी तो बोला था कि वेक्टर का कुछ है नहीं इसमें रोड, और अभी वेक्टर का एक क्वेश्चन आ गया। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, और इसमें आप वही बस आपको बस ये फंडा याद रखना है कि भाई पेज घुमाना है बस, ठीक है ना। उन्होंने पहले ही दे दिया कि वो एक्स की डायरेक्शन में, ये मेरे को आई कैप से पता चल गया, और उन्होंने बोला कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना, वाई एक्सिस पर निकालना, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है, अगर उन्होंने बोल दिया कि एक करंट एलिमेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, तो डी एल इधर और आर इधर, फिर आपका पेज ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। और यस, हमेशा डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर लेंगे, और हम ये देखेंगे डी एल जिस डायरेक्शन में, डी एल को आर की तरफ घुमाना शुरू करो बस, क्लियर, बोल भाई, ठीक है। अवंतिका समझ गए, चलिए जी, अगर इतना कर लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये आपका मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल करवाता हूँ, मैं मैसेज कर दूँगा, एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं फिजिक्स, ठीक है। आज एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। मैंने बता मेरे 12 से एग्जाम है। 12 से एग्जाम, अब मेरे को इंस्टेंटली मत बताया करो ना, चलो मैं कर लेता हूँ, कल अगर सर सुबह बुला के फ्री होगा, हाँ सर सब ठीक है, मुझे फ़ोन कर देना, ओके। मैं अभी आज नहीं ले पाऊँगा क्योंकि आज मुझे, हाँ वो मैं ले लूँगा, अपने डाउट्स इकट्ठे करके रखूँगा।